चलिए देखिए, हम पढ़ रहे थे रासायनिक गुण, किसके पढ़ रहे थे रासायनिक गुण? एल्कोहलों के। किनके पढ़ रहे थे? एल्कोहलों के। एल्कोहलों की वे अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं जिनमें OH बंध का विखंडन होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है? OH बंध का विखंडन होता है, हम इसमें पढ़ चुके हैं। दूसरी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं थी जिनमें COH बंध का क्या होता है? विखंडन होता है। और तीसरी जो अभिक्रियाएं थी वो थी अन्य अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? अन्य अभिक्रियाएं। पहली हम पढ़ चुके हैं, दूसरी हम पढ़ चुके हैं, तीसरी अभिक्रियाओं को आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे, अन्य अभिक्रियाओं को। तो अन्य अभिक्रियाओं में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली अभिक्रिया का नाम क्या है? निर्जलीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? निर्जलीकरण, अर्थात एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहां से जल का अणु बाहर निकल रहा होगा। तो एल्कोहलों से हम क्या निकालेंगे? जल को निकालेंगे। तो क्या होता है कि इस अभिक्रिया को सभी एल्कोहल नहीं देते हैं, सभी एल्कोहल इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। इस अभिक्रिया को केवल वे ही एल्कोहल देते हैं जिनके पास बीटा हाइड्रोजन विद्यमान हो। कौन विद्यमान हो? बीटा हाइड्रोजन। तो ऐसा कहते हैं कि बीटा हाइड्रोजन युक्त, कौन? बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल, कौन? एल्कोहल का हम करवाते हैं किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में? निर्जली कारक। निर्जली कारक। और निर्जली कारक कौन हो सकता है? कॉन्संट्रेट H2SO4 हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉन्संट्रेट H2SO4। निर्जली कारक आपके यहां पे हो सकता है H3PO4। क्या हो सकता है? H3PO4। आपके यहां पे निर्जली कारक हो सकता है ZnCl2। क्या हो सकता है? ZnCl2, निर्जल ZnCl2 हमने पहले भी पढ़ा था, ल्यूकास अभिकर्मक में काम आ रहा था। एक और होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये भी क्या है? आपका एक निर्जली कारक। तो ऐसा कहते हैं कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहलों का या एल्कोहलों को किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो एल्कीनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीनों का। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं एल्कोहल लेता हूं, एक एल्कोहल ले रहा हूं RCHHCH2OH। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा और बीटा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन एक तो ये रहा और एक ये रहा। इनको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में। तो मैं यहां पे निर्जली कारक ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? निर्जली कारक। और निर्जली कारक के रूप में मैं क्या ले सकता हूं? कॉन्संट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर H3PO4, या फिर ZnCl2, या Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये निर्जली कारक होते हैं। तो इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन मिल करके क्या निकाल देते हैं? H2O बाहर निकाल देते हैं। H2O बाहर निकलेगा तो यहां से बैलेंस फ्री होगी, यहां से बैलेंस फ्री, यहां पे कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पे कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है आपके यहां पे? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? होता क्या है कि इसमें OH समूह के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। OH और H2O बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रहे कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनेंगी? एल्कीन। और एल्कीन बनेंगी, लेकिन केवल वे ही एल्कोहल इस अभिक्रिया को देंगे जिनके पास कौन होगा? बीटा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन। मान लो अगर कोई कह दे आपसे कि इस अभिक्रिया को आप करके बताइए CH3OH और इसका निर्जलीकरण करवा रहा हो, इसको गर्म करवा रहा हो, किसकी उपस्थिति में? निर्जली कारक की उपस्थिति में। निर्जली कारक की उपस्थिति में इसको क्या करवा रहा हो? गर्म। तो बताइए क्या होगा? क्या यहां पे कोई एल्कीन बनेगी? नहीं बनेगी। यहां पर कोई एल्कीन संभव ही नहीं। क्या ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है? यहां पे कह देंगे नो रिएक्शन।
क्या ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है CH3 C CH3 CH3 CH2OH। देखो ये अल्फा कार्बन रहा, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब यहां पे भी अगर यही कंडीशन लगाई जाए तो भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? अर्थात इन अभिक्रियाओं को वो ही देंगे जिसमें इस प्रकार की कंडीशन रहेगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पर क्या होगा OH, और इस पड़ोसी कार्बन पर क्या होना चाहिए H, और बाकी इनकी बैलेंस से फ्री हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन पर कौन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। यहां हम निर्जलीय कारक ले सकते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो क्या बनेगा यहाँ पे H और OH मिलकर के क्या बाहर निकाल देंगे, H2O, तो C डबल बॉन्ड C, दो बैलेंस से फ्री हो गई, प्लस साथ में कौन निकल जाएगा H2O। ये क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। अब इस एल्कोहलों से के निर्जलीकरण की क्रियाविधि होती है। क्या होती है, क्रियाविधि। क्रियाविधि किसे कहते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्रियाविधि क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। तो एल्कोहलों से क्या बनता है, एल्कीन। एल्कोहलों से एल्कीन बनने की जो क्रियाविधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने ले लिया ये एग्जांपल, CH3 CH2 और OH। क्या नाम है इसका, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल, मतलब एथिल अल्कोहल। इसको मैंने गर्म कर दिया निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, और वो क्या ले लिया मैंने निर्जलीय कारक, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, इसकी उपस्थिति में इसको क्या कर रहा हूं मैं, गर्म कर रहा हूं। गर्म करने के बाद यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 यहां से बाहर निकल जाएगा। यही अभिक्रिया है, मतलब एथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एथीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात एथेनॉल से एथीन बनने की जो क्रियाविधि है इसको समझना है। कैसे समझेंगे, तो हमने अभी बताया था कि इसकी क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में, 3 पदों में संपन्न होती है। चलिए, सबसे पहला पहले पद में क्या होता है कि जो ये निर्जलीय कारक होता है वो इस अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। वो कैसे करता है, देखिए, ये अल्कोहल रहा, ये रहा CH3 CH2OH। निर्जलीय कारक कौन है, H2SO4। कौन है, H2SO4। आपको पता है H2SO4 जो होता है वो H+ आयन देता है। कौन देता है, H+ आयन देता है। तो H2SO4 क्या देगा, H+ आयन, और H+ आयन प्लस है यहां पे, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो तुरंत कहेंगे कि हाइड्रोजन यहां पे आकर के क्या कर ले, बंद बना ले। और खैर ऐसा ही होता है कि H+ है, प्लस को क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिले, वो जाकर के क्या बना लेगा, बंद बना लेगा। तो पहले पद में ये हो रहा है आपके यहां पे CH3 CH2, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, एक इसके पास लोन पेयर है, दूसरे लोन पेयर से इस हाइड्रोजन ने क्या कर लिया है, बंद बना लिया है। दूसरे लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके एक बंद बना लिया हाइड्रोजन के साथ। इसके का जो धनावेश है वो खत्म हो गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये धनावेश इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा धनावेश। किसके ऊपर आ जाता है धनावेश, ऑक्सीजन के ऊपर। इस आयन का नाम होता है ऑक्सोनियम आयन। क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन कौन सा आयन है, ये ऑक्सोनियम आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, किसका निर्माण होता है, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। सबसे पहले पद में क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सो भी बोल सकते हैं, ऑक्सो भी बोल सकते हैं। ऑक्सोनियम आयन का निर्माण याद रखेंगे। पहले पद में क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। दूसरे पद में क्या होता है वो देखिए,
दूसरे पद में क्या होता है, ये जो ऑक्सोनियम आयन है आपके पास, देखिए ध्यान से, दूसरा पद ये रहा CH3 CH2OH H, एक लॉन पेयर और इसके ऊपर क्या है, धनावेश, एक लॉन पेयर है और एक क्या है, धनावेश। अब आप लोग बताइए मुझे कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ये कम होती है, ज्यादा। तो ये क्या करता है, यहां से इस कार्बन वाले बंध से दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर अपनी ओर ले लेता है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो ऐसा नहीं बनेगा ये CH3 CH2 प्लस, अरे बताइए, अरे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को उठा करके अपनी ओर ले गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ऑक्सीजन के ऊपर जो धनावेश था वो खत्म हो गया, तो H2O बाहर निकल गया, H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया और ये धनायन बना, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। अरे कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो दूसरे पद में क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन का क्या होता है, निर्माण। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे ये अभिक्रिया हुई है, किस प्रकार से हुई है इसको समझाने के लिए पॉइंट दिए हैं, किस प्रकार से। सबसे पहले क्या हुआ होगा कि H+ ने अटैक किया होगा, जो कौन है, निर्जली कारक का H+ है, उसने अटैक किया है और ऑक्सोनियम आयन का क्या किया है, निर्माण। फिर ऑक्सोनियम आयन से क्या बना है, कार्ब धनायन। क्या बना है, कार्ब धनायन। अब कार्ब धनायन क्या करेगा वो देख लीजिए। ये रहा तीसरा पॉइंट, आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 और इसके ऊपर क्या है, प्लस, इसके ऊपर क्या है, प्लस। अब सुनिए, इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2H, अरे लिख सकते हैं ना। अब क्या है, कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन ले लेगा, कार्बन, और हाइड्रोजन H+ यहां से बाहर निकल जाएगा, H+ यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर। यहां से H+ बाहर निकल गया तो कार्बन के पास नेगेटिव, कार्बन के पास नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और धनायन ये है, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बंध बना लेंगे। तो यहां पे CH2 बचा, डबल बॉन्ड हो गया और CH2 बन गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार से क्या बनता है, यहां पे एथीन बनती है। क्या बनती है, एथीन। आप लोग बताइए कि इस पद में हुआ क्या है। इस पद में आप अगर देख पाएंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन का निष्कासन हुआ है। क्या हुआ है, प्रोटॉन का निष्कासन, प्रोटॉन का क्या हुआ है, निष्कासन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात एथेनॉल से एथीन हम निम्न 3 पदों के माध्यम से बनाते हैं। अर्थात अभिक्रिया के अंदर ये काम हुआ है। सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बना है। ऑक्सोनियम आयन कैसे बना है कि जो अपन ने निर्जली कारक लिया था उसमें से H+ आए, निर्जली कारक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं। जो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया को स्टार्ट करने के काम में आ रहा है, देखो H+, अभिक्रिया स्टार्ट हुई, सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बना, उसके बाद कार्ब धनायन का क्या हुआ, निर्माण। ऑक्सोनियम आयन से H2O बाहर निकल गया तो कार्ब धनायन बना। कार्ब धनायन में से क्या निकाल दिया, H+ मतलब प्रोटॉन का निष्कासन हुआ और आपके यहाँ पे कौन प्राप्त हो गई, एथीन प्राप्त हो गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है। एथीन बनाने की ये क्या है, क्रिया विधि है एथेनॉल से। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको यहाँ पे ये करवा रहे हैं। ठीक है, कई बार आई हुई है और मुझे लगता है कि अब की बार चांस है आने के। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं एल्कोहलों की निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता, कि कौन सा एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा और कौन सा एल्कोहल कम क्रियाशील होगा। तो आप देख पा रहे हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंतर्गत तो क्या बन रहे हैं, कार्ब धनायन। क्या बन रहे हैं, कार्ब धनायन। कार्ब धनायन जितना अधिक स्थायी बनेगा वो उतनी आसानी से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहने का अर्थ ये है एल्कोहलों के निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता, तो 3 डिग्री जो कार्ब धनायन होता है वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो जो तृतीयक कार्ब 3 डिग्री एल्कोहल जो होंगे वो इस अभिक्रिया को आसानी से देंगे। 3 डिग्री एल्कोहल इस अभिक्रिया को क्या देंगे, आसानी से देंगे। उसके बाद
2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने? मुझे एल्कोहलों की निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता, तो 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं वो आसानी से अभिक्रिया देते हैं, 2 डिग्री कम आसानी से देते हैं, 1 डिग्री उससे भी कम आसानी से देते हैं। अर्थात अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो हमें जो गर्म करने के लिए अधिक टेम्परेचर देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत शानदार एग्जांपल है, आता रहता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एथेनॉल से, किससे? एथेनॉल से CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CH2OH, क्या है ये? एथेनॉल। एथेनॉल का निर्जलीकरण करवा रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 443 केल्विन होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि जब एथेनॉल को, जब किसको? एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा एथीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथीन का। निर्जलीकरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? एथीन का। टेम्परेचर ध्यान रखना कितना होता है? 443। अगर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं इस प्रकार से, कोई द्वितीयक एल्कोहल है, कोई क्या है? द्वितीयक एल्कोहल, और इसका हम क्या करवा रहे हैं? निर्जलीकरण करवा रहे हैं H2SO4 या फिर H3PO4। H3PO4 जानते हो उसको क्या कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल। क्या है? फास्फोरिक अम्ल है ये। फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके लिए देखो 2 डिग्री एल्कोहल है, इसलिए इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होगी 440 केल्विन। तो टेम्परेचर में कमी आई है कि नहीं आई? आसानी से संपन्न हो रही है या नहीं हो रही अभिक्रिया? बिल्कुल आसानी से। तो कहने का मतलब यहां से OH और अल्फा बीटा से कौन? हाइड्रोजन। तो यहां से H और H2O बाहर निकल जाएगा, H2O, तो बचा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन बनी है आपके यहां पे, और यहां पे क्या बन गई है? प्रोपीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रोपीन बनी है। कितना टेम्परेचर चाहिए यहां पे? 443। और अगर यही अभिक्रिया में तृतीयक एल्कोहल काम में ले रहा हूं, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये कौन है? 2 डिग्री एल्कोहल है, और अगर मैं ले लेता हूं इस प्रकार का एल्कोहल CH3C CH3 और ये कौन? OH, तो ये अभिक्रिया 358 केल्विन, कितना केल्विन? 358 केल्विन पर ही क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाएगी। कितने टेम्परेचर पे? 358। बताइए 440 ज्यादा होता है या 358? 440, मतलब कम टेम्परेचर पर ही क्या हो रही है? अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये बन जाएगा आपके यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? H2। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं वो आपके यहां पे निर्जलीकरण के प्रति अधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है। इन अभिक्रियाओं को और नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब हम अन्य अभिक्रियाओं की, दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिनका नाम है एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, या हाइड्रोजनीकरण, एल्कोहलों का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। तो देखिए नाम आप समझेंगे तो आपको ये अभिक्रिया बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पर हमें कोई ना कोई क्या काम में लेना पड़ेगा? उत्प्रेरक, और यहां पे क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। वी का मतलब बाहर निकलना हाइड्रोजन का, H2 यहां से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो देखिए कि क्या होता है कि यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल को काम में ले रहे हैं, किसको काम में ले रहे हैं? 1 डिग्री एल्कोहल को। उत्प्रेरक क्या होना चाहिए? ताम्र धातु उत्प्रेरक, ताम्र धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन
300 डिग्री सेल्सियस बोल दो, चाहे क्या बोल दो 573 केल्विन पर अगर हम गर्म कर रहे हैं तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। तो आगे एल्डिहाइड बनाने की विधि भी बनेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि आगे चलकर काम आएगी। आगे चलकर क्या आएगा? काम आएगी। ये अभिक्रिया जो है वो आगे चलकर क्या आएगी? काम। वहां पे हम एल्डिहाइड बनाने की इसको विधि पढ़ेंगे। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन है? 2 डिग्री एल्कोहल है, और उसकी भी हम ताम्र धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो आपके यहां पे कीटोन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? कीटोन। और अगर इसी अभिक्रिया को, ध्यान सुनना, अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, क्या ले लें? 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, और वो ही ताम्र धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर क्या कर दें? गर्म कर दें, तो यहां पे क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्या बनेगा भैया? एल्कीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? कैसे होगा वो समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया कौन? अल्कोहल। क्या लिया? अल्कोहल। मैं ले रहा हूं अल्कोहल CH3CH2OH। क्या ले लिया? अल्कोहल। अल्कोहल लिया और इसकी अभिक्रिया ताम्र धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई, गर्म किया इसको। तो गर्म करने पर होता क्या है कि यहां से H और यहां से H, यहां से H हाइड्रोक्सिल समूह का H और अल्फा कार्बन से कौन? हाइड्रोजन। दोनों निकल के H2 यहां से क्या निकाल देंगे? बाहर। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं इसको? विहाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। तो बच्चा क्या? ऐसे बच्चा CH3, C एक H निकल गया तो एक H बचा, और O CH3CHO। क्या बना? ये एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। क्या हुआ है? उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण हुआ है, उत्प्रेरक के द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो ये अभिक्रिया संपन्न हुई है। यहां पे आपको एसिटाल्डिहाइड मिल गया, या फिर एथेनेल बोल दो इसको। क्या बोल दो? एथेनेल। आसान है लिखने में। ये क्या है? एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। और वो क्या है? एथेनेल। समझ पा रहे हैं? ये एल्डिहाइड है और ये आपका कौन है? एल्कोहल। क्लियर है? फिर आगे देखिए, जैसे मान लो मेरे पास कोई द्वितीयक एल्कोहल है, मेरे पास कौन है? द्वितीयक एल्कोहल है, और उसका भी मैं क्या करवा रहा हूं? उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, और उसको क्या करवा रहा हूं? गर्म। तो यहां से H और इसके पास वाले अल्फा कार्बन से कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो H2 यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। तो क्या बना? CH3C, इससे कौन जुड़ा हुआ है? CH3, और इससे यहां से हाइड्रोजन निकल गया और यहां से हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये कौन बन गया है? कीटोन। क्या बन गया है? कीटोन। जो एक क्या, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। ये क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अरे आप लोग इस बात को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो क्या पूरा पूरा समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से आप इनको समझते रहें। मैं यहां पे एक तृतीयक एल्कोहल ले रहा हूं, ये देखिए CH3 और ये कौन? OH, और इसको मैं गर्म कर रहा हूं कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा हूं? गर्म। यहां से H और अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भैया यहां पे विहाइड्रोजनीकरण होगा ही नहीं। रिएक्शन तो होगा, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण न होकर के यहां पे हो जाता है निर्जलीकरण। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण क्या होता है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH, H2O बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया में विहाइड्रोजनीकरण ने होकर के क्या हो जाता है?
निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। यहां पे किसका निर्माण होता है? एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो यहां पे हाइड्रोजन निकलता और वी हाइड्रोजनीकरण होता, लेकिन यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन क्या है? यहां पे एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इसलिए यहां पे वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होकर के क्या हो जाता है? निर्जलीकरण, और एल्कीन का क्या हो जाता है? निर्माण। और ये क्या है? एल्कीन का नाम क्या है? 2-मेथिल प्रोपीन। ये क्या है आपका? टी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है? टी ब्यूटिल अल्कोहल। ये तृतीयक अल्कोहल है, और तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया ताम्र धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनता है, और यह अभिक्रिया निर्जलीकरण होती है। कौन सी होती है? निर्जलीकरण। यहां पर अभिक्रिया कौन सी संपन्न हो जाती है? निर्जलीकरण। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। समझ पा रहे हैं? नोट कीजिए फटाक से, एक ही मिनट में। तो अन्य अभिक्रियाओं में हम आगे की अभिक्रिया नंबर 3 पढ़ रहे हैं, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। एल्कोहलों का क्या? ऑक्सीकरण। चलिए एक क्रम बता रहा हूं आप लोगों के लिए, आप उसको याद रखना, ठीक है? अगर आपके पास एल्केन है, अरे इधर देखिए, क्या है? एल्केन। एल्केनों का अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्कोहल। ठीक है? अगर एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्डिहाइड अथवा क्या बनेंगे? कीटोन। और अगर आप एल्डिहाइड और कीटोनों का भी क्या कर दें? ऑक्सीकरण, तो आपके यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। दिखाई दे रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर आप इनका भी क्या कर दो? ऑक्सीकरण कर दो, तो आपके यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इससे ज्यादा इनका ऑक्सीकरण होता नहीं है, ये सबसे सरल कंपाउंड होते हैं। वापस सुनिए, एल्केन का अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनेंगे। एल्डिहाइड अथवा कीटोनों का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद वैसे ऑक्सीकरण होता नहीं है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल छोटे हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 और H2O। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम आपसे बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका हम क्या कर दें? अपचयन कर दें। देखो ऑक्सीकरण है, अपचयन इनका क्या होगा? उल्टा। तो अगर CO2 और H2O का अपचयन हो रहा हो तो पहले क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्लों का अगर हम अपचयन करवा दें तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड अथवा कीटोन। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाने की दो विधियां तो याद हो गई। कैसे? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनेंगे, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से क्या बनेंगे? एल्डिहाइड अथवा कीटोन। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पे क्या बन गया? आपके यहां पे एल्डिहाइड अथवा कीटोन बन गया। इनका भी अगर अपचयन करवा दें हम तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। और एल्कोहलों का भी अपचयन करवा दे तो क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या बन जाएंगे? एल्केन। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत सारी अभिक्रिया यहीं पे आपको क्या हो जाएंगी? याद। आपको पता है एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एल्डिहाइड अथवा कीटोनों के अपचयन से, हमने ये भी कहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से। ठीक है? तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे? याद करेंगे, याद करने में आसानी रहेगी। तो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण को थोड़ा ध्यान से समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा जटिल है लेकिन आसान है। थोड़ा सा जटिल है लेकिन क्या है? आसान। देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो मैंने आपको जब चैप्टर नंबर डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ाए थे तो मैंने वहां पे बताया था K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका क्या होता है? एक ऑक्सीकारक होता है। और KMnO4 ये भी आपका क्या होता है? ऑक्सीकारक।
ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। कैसे ऑक्सीकारक होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक, जो अल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों तक क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। कुछ ऐसे ऑक्सीकारक होते हैं जो अल्कोहलों को कहां तक? एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीकृत कर पाते हैं, जो अल्कोहलों को, किसको? अल्कोहलों को कहां क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। उस ऑक्सीकारक का नाम होता है पीसीसी। क्या होता है? पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अल्कोहलों से, किससे? अल्कोहलों से अगर कीटोन बनाना हो, केवल क्या बनाना हो? कीटोन, तो उसके लिए काम आता है कोलेंस अभिकर्मक। कौन आता है? कोलेंस अभिकर्मक। और कोलेंस अभिकर्मक होता है CrO3 प्लस पिरिडीन। CrO3 प्लस पिरिडीन। और अगर आपको कहां तक लेके जाना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल तक, तो आप इनको काम लीजिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो पॉइंट है, ये अपने महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको हम याद रखेंगे। अगर अभिक्रिया में आपको पीसीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको एल्डिहाइड बना करके छोड़ देना है, आगे ऑक्सीकरण नहीं करना है। अगर आपको K2Cr2O7 दिया हुआ है तो आपको एल्डिहाइड बनाना है, उसके बाद उसको आगे भी लेके जाना है, कहां तक? कार्बोक्सिलिक अम्ल तक। और अगर छोटा कंपाउंड है तो CO2 और H2O में भी क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकृत करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोलेंस अभिकर्मक दिया है तो आप क्या करोगे? उसको कीटोन बनाओगे। क्या बनाओगे? कीटोन। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, लेकिन अभी हम बात करेंगे आगे। तो देखिए, जैसे मेरे पास अल्कोहलों के रूप में प्राथमिक अल्कोहल है, ऑक्सीकरण करवा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। ये अल्कोहल है मेरे पास, क्या है? अल्कोहल। और ये अल्कोहल है प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। इसका मैं अगर ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं? ऑक्सीकरण। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनते हैं एल्डिहाइड। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। तो यहां पे क्या बनेंगे? एल्डिहाइड बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। और अगर मैं एल्डिहाइड का भी आगे ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो मेरे यहां पे बनेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। कीटोन नहीं बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रहे, इस अभिक्रिया के दौरान ऐसा होगा कि जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? एल्डिहाइड। मतलब समान कार्बन का क्या बनेगा? एल्डिहाइड। समान कार्बन का क्या बनेगा? एल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? और उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जितने किसमें हैं? अल्कोहल में। तो समान कार्बन का ही क्या बनता है? यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन है? 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब द्वितीयक अल्कोहल है मेरे पास। तो द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनते हैं कीटोन। क्या बनते हैं? कीटोन। द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? कीटोन। और कीटोनों के ऑक्सीकरण से आपके यहां पे बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग? वापस से सुनिए, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? कीटोन। और इन कीटोनों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रहे, जितने कार्बन का द्वितीयक अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का क्या बनता है? कीटोन। समान कार्बन का क्या बनता है? कीटोन बनता है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे तो जितने कीटोन में कार्बन होंगे उनसे कम कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पे लिखेंगे कम कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री क्या है आपके पास? अल्कोहल है, और आप उसका क्या करवा रहे हो? ऑक्सीकरण करवा रहे हो। तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए हम इनको काम में लेंगे, लेकिन ऑक्सीकरण होने से पहले यहां पे निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। क्या हो जाता है भैया? निर्जलीकरण। H2O, मतलब यहां से जल बाहर निकल जाता है और सबसे पहले बनती है एल्कीन। क्या बनती है? एल्कीन। अरे सुनिए,
बाकी हम यहां पे डायरेक्ट आपको बता भी सकते थे कि तृतीयक अल्कोहलों से एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहे। तो तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पहले क्या बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है, और पहले क्या बन जाती हैं, एल्कीन। क्या बन जाती हैं, एल्कीन। और एल्कीन के बाद अगर हम उनका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो आपके यहां पे बनता है एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों ही बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कौन भी बन सकता है, कीटोन। समझ पा रहे हैं आप लोग, एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं और उसका भी अगर हम ऑक्सीकरण करवा देंगे तो आपके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा ये, लेकिन फिर भी हम इसको इसी माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा है आपके यहाँ पे, एल्कीन। जितने एल्कोहल में कार्बन होंगे उतने ही कार्बन की क्या बनेगी, एल्कीन। लेकिन जो एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनेंगे वो आपके एल्कोहल से कम कार्बन के बनेंगे। एल्कोहल से क्या बनेंगे, कम कार्बन के एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनेंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल उससे भी कम कार्बन के क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। तो कम कार्बन वाले क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इधर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल का। किसका लिया, प्राथमिक अल्कोहल। ध्यान से देखना, ये रहा प्राथमिक अल्कोहल RCH2CH2OH, ठीक है, RCH2CH2OH। इसका मुझे क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए मैं यहां पे ले सकता हूं KMnO4। क्या ले सकता हूं, KMnO4, ठीक है। KMnO4 मैंने काम में ले लिया। KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, मुझे आगे तक इसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां से मैं पहले एक H यहां से, एक H यहां से निकल गया, तो बना क्या, ये देखो यहां बन गया RCH2CHO। बना कि नहीं बना, कहने का मतलब आपके यहां पे कौन बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या बना है, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का भी मैं आगे क्या कर सकता हूं, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का मैं आगे क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को करने पर यह बनता है RCH2COOH। RCH2COOH। यहां पर तो हाइड्रोजन बाहर निकले थे, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण ही है, तो यहां पे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहां पर देखिए अल्कोहल में कार्बन कितने हैं, इसको क्या माने, अब कार्बन छोड़ो, इन कार्बनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन यहां पे एक और एक दो है। बेसिकली अगर ये मान रहे हैं तो तीसरा ये भी मान लेते हैं, लेकिन दिखाई कितने दे रहे हैं, 2। R को अपन छोड़ रहे हैं, तो 1 2 कार्बन का है। आपके यहां पे कौन बना, एल्डिहाइड, वो भी कितने कार्बन का बना, 1 और 1 2 कार्बन का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। कहने का मतलब है समान कार्बन की चीजें यहां पे बनी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगला द्वितीयक अल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। मैं एग्जांपल के माध्यम से ले रहा हूं अब की बार, CH3CH3CH3 इसका मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकरण। क्या करवा रहा हूं, ऑक्सीकरण, KMnO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, अल्कोहल तो बना ही नहीं, तो यहां से H और यहां से H मिलकर के क्या निकल गया, H2। तो ये बना CH3 डबल बॉन्ड O। क्या बन गया भैया, कीटोन। अरे अल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और इससे क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। अगर इसका मैं ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो यहां से देखो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है ना, उसके पास वाला बंध टूटता है। उसके पास वाला क्या टूटता है, बंध। कल हम एक नियम भी पढ़ेंगे, पोफो सिद्धांत, पोफो नियम, ऑक्सीकरण का नियम है वो, अगर कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से बंध टूटा तो एक तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो एक तो ये बनेगा CH3COOH और एक बनेगा 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन का होता है HCOOH। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है।
देखो यहां पे कार्बन कितने 1 2 3, यहां पे कितने हैं 1 2 3, मतलब समान कार्बन। तो द्वितीयक अल्कोहल में समान कार्बन के क्या बनते हैं कीटोन। लेकिन कीटोनों से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहे हैं वो देखो एक तो 2 कार्बन का बन रहा है और एक कार्बन का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं कीटोनों से कम कार्बन के बनते हैं। ये 2 का बना है और ये 1 का। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से यहां पे क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण को सीखेंगे। ठीक है, और पॉफो सिद्धांत भी वहीं पे क्लियर करेंगे।